नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। और ये क्लास मैंने हालांकि सैटरडे को डाल दी थी, लेकिन उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कुछ बच्चे ही देख पाए होंगे और उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दी थी। तो उसी क्लास को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी ने इतना पढ़ा होगा कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आपको, हम जो यहाँ पर मौर्य काल के बारे में बात कर रहे थे, और मौर्य काल के दौरान मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में आप तीन शासकों को प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। और उन तीनों शासकों की मैं एक बार पुनः बात करने वाला हूं। वो तीन राजा, तीन शासक कौन रहे थे जो मौर्य काल में हमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से पढ़ने होते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे प्रमुख जो रहने वाले होते हैं, आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल के एक सबसे महान शासक रहे हैं। और इनके बारे में आप सभी ने जाना ही होगा किस तरह से इन्होंने घनानंद नाम के शासक जो मगध पर शासन करता था, उससे पूरा शासन लेने के बाद चाणक्य की नीति से, चाणक्य जो उनके गुरु हुआ करते थे, उनकी नीति से मगध साम्राज्य के इस शासक घनानंद को हराने का काम किया था। और घनानंद को हराने के बाद, घनानंद जो नंदवंश का शासक था, घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत के अंदर अखंड भारत का निर्माण किया। मतलब अखंड भारत का मतलब है कि जिसके टुकड़े ना हो, बिल्कुल एक जगह बंधा हुआ, एक जगह पूरा संपन्न एक भारत, अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य हुआ करते थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिन्हें आप कहते हैं, वह यहाँ पर कुछ इस तरह से घनानंद के साथ इनकी वार्तालाप हुई है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो इनकी नोकझोंक जो हुई है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया होगा। तब चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने घनानंद जैसे क्रूर शासक को हराने के बाद संपूर्ण भारत पर शासन किया। और कन्याकुमारी से लेकर अगर हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक बात करें, तो संपूर्ण भारत पर राज करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बहुत बड़ा इनका साम्राज्य हुआ करता था। उसके बाद आप सभी ने जाना होगा कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था बिंदुसार। जो बिंदुसार थे वह भी मौर्य काल के यहाँ पर प्रमुख शासकों में आते हैं। लेकिन बिंदुसार के बाद अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें, तो तीसरे जो महान शासक होते हैं, उनमें से तीसरे महान शासक को आप अशोक के नाम से जानते हैं। यानी अशोक के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अशोक के बारे में अभी हम तीन शासकों के बारे में वैसे तो इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा कि आज मैं यहाँ पर मौर्य कला के बारे में बात करने वाला हूं कि मौर्य काल में वो कौन सी कला थी, वह कौन से यहां पर चीजें थी, क्या बनवाया गया, कहां कौन सी चीजें रहने वाली हैं। इन सब चीजों पर मैं थोड़ा सा बात करने के लिए आप सभी के लिए सामने आया हूं। वैसे तो मैं आप सभी से अगर इतना कह रहा हूं कि ये तीन महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कई बार तो यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा बिंदुसार कौन से वंश का शासक है। आप कहेंगे मौर्य वंश का शासक है। वैसे अशोक से कई बार प्रश्न पूछा है कि अशोक किस धर्म से, अशोक यहाँ पर किस वंश से संबंध रखता था। आप कहेंगे अशोक मौर्य वंश से संबंध रखने वाला व्यक्ति था। इन दोनों से ये प्रश्न कई बार घुमा घुमा कर पूछ लिया जाता है कि बताइएगा इनका वंश कौन सा था, किस वंश से ये अपना संबंध रखते थे। बिंदुसार और यहाँ पर अशोक आप दोनों ध्यान रखेंगे। प्यार दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम मौर्य कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मौर्य कला जो रहने वाली है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सिंधु सभ्यता के पश्चात यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमको बहुत सारी कला विशेषता देखने के लिए हमें इतिहास के अंदर मिलती है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जब अवशेष हमें पाए, तो अवशेषों के आधार पर हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वहां की कला बहुत ज्यादा विकसित थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात अगर हम बात करें कि कला का जो व्यवस्थित रूप से विकास हुआ है, वो मौर्य काल में हुआ है। मतलब जब आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक जाते हैं, तो इसके बीच में आप सभी ने जाना होगा कि वैदिक काल भी आया था। क्या वैदिक काल भी आया था, जो हमने पढ़ा था। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला का विकास देखने के लिए मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे सर कला क्या होता है। जब मैं इस पूरी वीडियो को आपको पढ़ाऊंगा, तो आज मैं पूरी तरह कला पर ही बात कर रहा हूं, और मेरे बिना बताए ही आप खुद समझ जाएंगे कि कला का यहां मतलब क्या रहने वाला है। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम मौर्य काल तक देखें, तो जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में कला का उतना विकास नहीं हो पाया। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला का विकास हुआ था, और उसके बाद फिर मौर्य काल जो अब हम आज पढ़ रहे हैं, इसके समय में कला का विकास हुआ है। जबकि वैदिक काल जो था, वैदिक सभ्यता जो थी, इसमें कला का विकास नहीं हुआ था। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर हम देखें कि सर ऐसा क्या था जो कला का विकास मौर्य काल में हुआ, क्या
क्या वह चीजें थी और किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कला का विकास मौर्य काल में हुआ है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे अहम बात होती है शिलालेख। और अगर आप बात करें शिलालेख क्या होता है, तो शिला का मतलब होता है यहां पर पत्थर या चट्टान, और लेख का मतलब होता है लिखाना, मतलब लिखना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिलालेख का मतलब है कि जब चट्टानों पर लिखे जाने का काम किया जाता था तो उसे हम शिलालेख कहने का काम करेंगे। दरअसल प्यारे दोस्तों बात सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसे यहां पर शासक हुए जो कि मौर्य काल के थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा अशोक। प्यारे दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि माना यह जाता है कि जब अशोक का शासन हुआ करता था, अशोक का काल हुआ करता था, तो अशोक ने बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को पत्थरों पर लिखवाना शुरू किया। और जब पत्थरों पर अशोक ने लिखवाना शुरू किया तो जब इनको बाद में हमने खोजने की कोशिश की तो ये जगह जगह, अलग अलग जगह से यहाँ पर शिलालेख हमें मिले जिन पर कुछ भाषा में कुछ बातें लिखी गई थी। दरअसल माना जाता है कि ये सारी की सारी बातें अशोक के द्वारा लिखवाई जा रही हैं और वह हमें बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त हुई। जब बहुत लंबे समय के बाद सारी की सारी बातें हमें प्राप्त हुई तो ऐसी इस बात को इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि अशोक के द्वारा ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा कुल 14 शिलालेख लिखवाए गए। कितने? अशोक के द्वारा कुल 14 शिलालेख लिखवाए गए। और शिलालेख का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब पत्थरों पर लिखने का काम किया जाए तो उन्हीं को हम शिलालेख कह सकते हैं। तो अशोक की कुल कितने शिलालेख हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अब 14 इस आधार पर हैं क्योंकि हमें प्राप्त 14 हुए हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है इससे कम, तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 14 तो हमें प्राप्त हो ही गए हैं, तो 14 से कम होने की तो फिर संभावना नहीं रहती है। अब प्यारे दोस्तों जो अशोक शासक ने, जो मौर्य काल का शासक था अशोक, जो इसने 14 शिलालेख लिखवाने का काम किया है, आखिरकार उन शिलालेखों पर लिखा हुआ क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये 14 के 14 शिलालेख जानने आवश्यक नहीं होते। मैं आपको कुछ शिलालेख बताऊंगा और उन शिलालेखों पर कौन सी बात लिखी गई है। यानी पहला शिलालेख अगर पाया तो पहले शिलालेख पर क्या हमें लिखा हुआ मिला जो सम्राट अशोक ने लिखाया था। दूसरा अगर हमें मिला तो उस पर क्या लिखा हुआ था। ऐसे ही कई बार आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा कि बताइएगा 13वें शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है। 13वें शिलालेख से हमें कैसा अशोक के नैतिकता के बारे में पता चलता है और 13वां शिलालेख अशोक का किससे संबंधित रहता है। तो ऐसे प्रश्न कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं, तो अब आपको घबराना नहीं होगा। आप समझ चुके होंगे कि शिलालेख का मतलब क्या है और 13वें शिलालेख में अब आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार 13वें शिलालेख में लिखा क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें प्रथम शिलालेख की, यानी पहला शिलालेख जो रहने वाला है, और पहला शिलालेख इसका नाम क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे सर पहला शिलालेख इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह यहां पर सबसे पहले प्राप्त हुआ है। जो अशोक का पहला यानी प्रथम शिलालेख है उस शिलालेख को जब खोदा गया और खोद कर निकाला गया तो बाद में हमें पता चला कि उस पर जो बात लिखी गई है वो बात यहाँ पर पशु बलि की निंदा करने की बात लिखी गई है। अब आप कह रहे होंगे तो क्या सर वह हिंदी भाषा में लिखी हुई थी? नहीं, अभी मैं इस बात पर आने वाला हूं कि आखिरकार ये पशु बलि की निंदा अगर अशोक के पहले शिलालेख पर लिखी हुई है तो वह किस भाषा में, किस लिपि में लिखी हुई है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अभी आप इतना समझेंगे कि अशोक का जो पहला शिलालेख है उस शिलालेख पर जब पढ़ा गया तो ऐसा माना गया कि उस शिलालेख पर अशोक का मानना यह है कि जो हम पशु बलि, जो पशु को बलि करने का काम करते हैं, पशु की गर्दन काटने का काम करते हैं, इसकी निंदा अशोक करता है। तो आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? प्रश्न सीधा पूछ सकता है कि अशोक यहां पर पशु बलि को करना चाहता था, या पशु बलि का घोर यहां पर अन्याय मानता था। पशु बलि जो करने का काम था ये अशोक के समय में किस आधार पर चलती थी? तो जब अशोक यहां पर निंदा करने का काम कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि पशुओं पर दया करने का काम अशोक करता होगा। या फिर दूसरा प्रश्न जो बन सकता है, दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में, आप इतना सिर्फ बताइएगा कि अशोक की कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा करने की बात अशोक ने कही है। आप कहेंगे वह पहला शिलालेख रहता है। जब आप इसके दूसरे तीसरे शिलालेख पर आते हैं तो तीसरे शिलालेख की आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप जानेंगे कि इसके बाद जो चौथा शिलालेख है उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष के बारे में हमें पता चलता है।
प्यारे दोस्तों, अगर आप भेरी घोष और धम्मघोष के बारे में बात करें तो भेरी घोष और धम्मघोष क्या है? तो भेरी घोष और धम्मघोष कुछ भी नहीं है। भेरी घोष और धम्मघोष को आप ऐसे समझो, जब आप धम्म की बात करते हो तो धम्म से याद रखिएगा यह धर्म की बात कर रहा है। भेरी घोष की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ताकत, शक्ति, तलवार के बल पर बात कर रहा है, यानी ध से धम्म होता है, धम्मघोष लिखेंगे इसको। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है भेरी घोष। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अशोक ने यहां पर भेरी घोष को छोड़कर धम्मघोष अपनाने का काम किया था। ये भेरी घोष और धम्मघोष क्या है? तो जो अशोक था, जब इसका हृदय द्रवित होता है तो द्रवित होने के बाद अशोक का मानना ऐसा था कि जो शासन है, जो प्रजा है, उसे खुश रखना चाहिए, और शासन जो मैं तलवार के बल पर शासन चलाने का काम करता हूं, उसको तलवार के बल पर ना करके अगर यहां पर हम धर्म के आधार पर लोगों को खुश करके उस शासन को करने का काम करें तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। यानी अशोक जो आरंभ के दिनों में था वह बहुत ज्यादा बेकार व्यक्ति की तरह रहता था, लेकिन बाद में चलते चलते अशोक एक अच्छा इंसान बन जाता है, और उसी को हम कह सकते हैं कि उसी ने क्या अपनाया? धम्मघोष अपनाया। लेकिन ये बात कहां मिलती है? हमें कैसे पता चला कि अशोक ने भेरी घोष को छोड़कर धम्मघोष अपनाया था? वह तलवार के बल पर शासन करने वाला शासक किस तरह से धम्मघोष अपनाकर सभी को प्यार, अमन, चैन की भावना से देखने वाला व्यक्ति कैसे बन गया? हमें यह बात कहां से पता चली? तो हम कहेंगे चौथा शिलालेख जो है अशोक का हमें इस बारे में बताता है। जो पांचवा शिलालेख है प्यारे दोस्तों, शिलालेख है अशोक का, इसमें यहां पर हम कह सकते हैं कि धर्म महामंत्री की नियुक्ति करने का काम करता है। दरअसल धम्मघोष को ही यहां पर बढ़ावा देने के लिए यह इनकी नियुक्ति करने का काम करता है। अगर आप 7वां और 8वां इसका शिलालेख पढ़ेंगे तो इस 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के बारे में बताया गया है कि इसने तीर्थ यात्राओं के जो यहां पर तीर्थ यात्रा की जो नियुक्ति करने का काम किया है और तीर्थ यात्रा को जो करने का काम किया है उसके बारे में विवरण हमें 7वें और 8वें शिलालेख में मिलता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त अगर कोई क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है तो वह है इसका 13वां शिलालेख। और 13वें शिलालेख में क्या है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 13वां शिलालेख आपको हर हाल में याद रखना होगा। दरअसल 13वां शिलालेख जो है, इस 13वें शिलालेख में अशोक के एक युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। और 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध हुआ है अशोक के बीच में, अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा है, इस कलिंग युद्ध के बारे में आपको यहां पर 13वें शिलालेख में उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हृदय परिवर्तित हुआ है, इसका वर्णन भी हमें अगर पढ़ना है तो अशोक का 13वां शिलालेख जो हमें चट्टान, एक पत्थर पर लिखी हुई चीजें मिली हैं, वे हम कह सकते हैं कि 13वें शिलालेख से हमें इस आधार पर यह बात पता चली कि अशोक का हृदय द्रवित हुआ है कलिंग युद्ध से, जब उसने यहां पर लाशों के ढेरों को देखा, खून ही खून देखा, और खून ही खून देखने के बाद जब बहुत सारे लोग मरते हुए उसके सामने जब रणभूमि में पड़े थे तो उसने देखा कि वास्तव में यहां पर लोगों को मारना सही नहीं है, इन पर दया करनी चाहिए। आखिरकार क्यों मैं इन सभी पर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं? आखिरकार मृत्यु भगवान का देने का काम है और मैं मृत्यु देने का काम कर रहा हूं। तो इस तरह से अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और अशोक इस बात को 13वें शिलालेख में लिखने का काम करता है। और यहां पर सारा का सारा वर्णन आपको 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में देखने के लिए मिलेगा। अब आपको सिर्फ याद इतना रखना होगा कि 13वां शिलालेख, मैंने आपसे कहा है कि 13वें शिलालेख में क्या है, तो ये 13वें शिलालेख यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार इस 13वें शिलालेख को रोमन अंक में भी लिख कर देता है और पूछता है कि ये बताइएगा कि 13वें शिलालेख में किसके बारे में वर्णन मिलता है, या सीधा उल्टा पूछेगा कि कलिंग युद्ध के बारे में अशोक की कौन सा शिलालेख हमें बताता है, तो आप कहेंगे कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करने का काम करता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइएगा, आपने कहा कि सर ये हिंदी में नहीं लिखे हुए थे, कौन सी लिपि थी, कौन सी वो भाषा थी जो लिखे गए थे, और किसने इस भाषा को, अगर हिंदी देवनागरी लिपि नहीं थी तो आखिरकार कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने कि इनको पढ़ने का काम किया होगा या खोजने का काम किया होगा? तो देखिए, दो व्यक्ति प्रमुख रहेंगे। एक व्यक्ति इन शिलालेखों को खोजने वाला व्यक्ति होगा जिसने पहला शिलालेख खोजा होगा। लेकिन शिलालेख तो इन लोगों ने खोज लिए, शिलालेख तो इन्होंने खोज लिए, अब इन शिलालेखों पर लिखा क्या था ये पढ़ा किसी से नहीं जा रहा था।
तब पहली बार इनको पढ़ने वाला व्यक्ति जो होगा, जो अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ लेगा, उस व्यक्ति का प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अब मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूं कि आखिरकार कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने इन शिलालेखों को खोजने का काम किया और कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने पहली बार इन शिलालेखों को पढ़ने का काम किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह बताइएगा कि पहली बार शिलालेख खोजने का काम किसने किया, तो आप कहेंगे 1750 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था फैंतलर। क्या नाम हुआ करता था? जिनका नाम हुआ करता था फैंतलर। ये फैंतलर नाम के व्यक्ति जो हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहले, पांडेरी फैंतलर जो हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहले शिलालेखों को खोजने का काम किया। क्या खोजने का काम किया? 1750 में। लेकिन 1750 से लेकर 1837 तक जब हम आ गए, तो 1837 तक ये शिलालेख किसी से पढ़े नहीं गए, क्योंकि इन पर जो लिपि या भाषा लिखी गई थी वो इंग्लिश या हिंदी या फिर देवनागरी लिपि नहीं लिखी गई थी। तब पहली बार यहां पर जेम्स प्रिंसिप नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़कर यह बताया कि आखिरकार इन शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है। तो फैंतलर नाम के व्यक्ति ने पहली बार शिलालेख अशोक के खोजने के काम किए और इससे को पढ़ने का काम जो करेंगे वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप करेंगे। ये वाला प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम या अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार पढ़ने का काम किया, जबकि खोजने का काम 1750 में ही हो चुका था। बहुत लंबे समय पहले इनको खोजने का काम हो चुका था। दरअसल प्यारे दोस्तों, इन शिलालेखों पर जो लिपि या भाषा लिखी गई थी वो भी आपसे पूछी जाती रहती है। तो जो अशोक के शिलालेख थे वह जो लिखे गए थे वह तीन यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे और ध्यान रखिएगा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में भी इनको लिखा जाने का काम किया गया था। यानी कि वैसे तो हम कह सकते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कई लिपियों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो अशोक के शिलालेख देखने के लिए मिलते हैं, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सी लिपि में, तब आप इनमें से कौन सा आंसर लगाएंगे? क्योंकि सीधा प्रश्न जैसे आपसे पूछाएगा कि बताइए अशोक के शिलालेख किस लिपि में या किस भाषा में लिखे हुए थे, आप कहेंगे कि अशोक के शिलालेख तो सर कई लिपियों में लिखे हुए थे। तब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं वो सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखे गए हैं। तो जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखे गए हैं, तब आप आंसर लगाएंगे कि अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ब्राह्मी लिपि में अगर लिखे गए हैं तो निश्चित सी बात है कि अब आपको जब ये प्रश्न देगा ना, तो आप इसमें ब्राह्मी लिपि आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत अगर सबसे ज्यादा अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो जब भी आपको वो ऑप्शन में देगा तो इन तीन को पहली बात तो ऑप्शन में ही नहीं देता है, वह ऑप्शन में देता है सिर्फ ब्राह्मी लिपि को। तो आप ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे होने के कारण जब ये प्रश्न पूछता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आपको वहां पर ब्राह्मी लगाकर आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा प्रश्न जब आप किताबों से रटने का ऐसे काम करते हो तो दूसरा प्रश्न आप गलत कर दोगे। जैसे उसने पूछा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में निम्नलिखित में से लिखे गए हैं, और उसने ऑप्शन के अंतर्गत डाला ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी। तब आप ध्यान रखेंगे कि अब आप आंसर लगाएंगे उपर्युक्त सभी, क्योंकि आपको यह बात पता चल चुकी है कि अशोक के जो शिलालेख है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक कई लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे होने के कारण हम आंसर ब्राह्मी लिपि लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ब्राह्मी लिपि आराम से आंसर लगाओगे और इनको पढ़ने वाला, इनको खोजने वाला, दोनों को आप अभी तक तो नहीं भूलोगे। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों स्तंभ। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिरकार कला को सर जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख, इन सभी की चीजों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो दूसरा आता है प्यारे दोस्तों स्तंभ। तो स्तंभ की बात जब हम करते हैं तो देखिए स्तंभ होता क्या है। आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई ऐसे यहाँ से जमीन के अंदर से कोई इस तरह से आकृति बनाई जाती है, उसके ऊपर एक इस तरह से यहाँ पर खड़ा किया जाता है, और यहाँ पर इस तरह के बाद फिर इसके ऊपर यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, किसी तरह की मूर्ति बना सकते हैं, किसी तरह की यहाँ पर आकृति बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने क्या देखने के लिए मिलेंगी। दरअसल ये आकृति जो है, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि आकृति एक के पीछे एक यहाँ पर बनी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर
पर बनी है, एक यहां पर बनी होगी, एक यहां पर, और एक इसके यहां पर पीछे बनी हुई होगी। तो ऐसे आकृति बनाई जाती है, इन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, स्तंभ कहने का काम करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि सबसे प्रमुख होता है सारनाथ का स्तंभ, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया। सारनाथ स्तंभ जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अशोक के इस सारनाथ स्तंभ में 4 शेर देखने के लिए मिलते हैं। जो आप अपना यहां पर राष्ट्र चिन्ह देखने के लिए पाते हो, वो निश्चित रूप से जो आप यहां पर राष्ट्रीय प्रतीक आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर 4 शेर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और 4 शेरों के बारे में भी अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों ये अच्छी बात है कि यहां से प्रश्न भी ये पूछा गया है कि उसके अंदर कितने शेर होते हैं। दरअसल हम बात करें उसके अंदर 4 शेर होते हैं, क्योंकि आप जब उसे देखते हो तो आप किसी भी साइड से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको 3 ही शेर दिखाई देंगे। यानी कि एक उसके पीछे होता है, जैसे कि मानो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। तो आप चारों को कब देख सकते हो? चारों का आप तब देख सकते हो जब आप ऊपर से देखने का काम करोगे तो चारों दिख जाएंगे। लेकिन आप किसी भी साइड से देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई देंगे। और ये पूछा भी जाता है कि कितने शेर यहां पर होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 4 शेर इसके अंतर्गत होते हैं। और देखिए जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, उस राष्ट्र चिन्ह में ही जो यहां पर 4 शेर हैं, इन 4 शेर के अलावा उसके नीचे कुछ और पशु बने हैं, जैसे कि घोड़ा बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, शेर बना हुआ है, बैल बना हुआ है। ये चारों चीजें भी उसके नीचे हमें देखने के लिए मिलती हैं। और उसी के अंतर्गत क्या है, उसी हम राष्ट्र चिन्ह के अंदर कुछ यहां पर ऐसे एक अशोक चक्र देखने के लिए हमें मिलता है। और अशोक चक्र में कुल कितनी 24 तीलियां होती हैं। और 24 तीलियों वाला चक्र भी आप राष्ट्र चिन्ह में देखने के लिए पाते हैं। तो जो सारनाथ स्तंभ है, इस सारनाथ स्तंभ से हमारे राष्ट्र चिन्ह पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और इस सारनाथ स्तंभ से ही हमने राष्ट्र चिन्ह अगर लेने का काम किया है तो इस सारनाथ स्तंभ किससे, अशोक से यहां पर संबंध रखने का काम करता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आता है यहां पर गुहालेख। क्या है? गुहालेख। और गुहालेख क्या होता है? तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भिक्षु आदि हुआ करते थे, जो भीख मांगने का काम करते थे, तो अशोक उनके लिए क्या करते थे, उनके लिए गुहालेख बनवाने का काम करते थे। अब ये होता क्या था, इस बात को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान, बाद में पुत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों में गुफा का निर्माण। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों अगर आप गुहालेखों की बात करते हैं तो बराबर की पहाड़ियां क्या है? ये बराबर की पहाड़ियां दरअसल आप अगर बिहार के अंदर जाते हैं तो बिहार के गया में ये बराबर मतलब एक पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां में यहां पर जो बराबर की पहाड़ियां थी, जो अशोक हुआ करते थे, ये आजीवक संप्रदाय, क्या आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने निवास स्थान बनवाया। आजीवक संप्रदाय के लिए इसलिए क्योंकि इनके पिता जो हुआ करते थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे। ये प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आजीवक जो यहां पर संप्रदाय था, उन संप्रदायों के लोगों के रहने के लिए इन्होंने क्या किया कि बराबर की पहाड़ियों को कटवाया और उन कटवाकर उन पहाड़ियों के अंदर रहने का निवास स्थान बनवाने का काम किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बराबर की पहाड़ियां कहां है? बिहार गया के अंदर। उन बराबर की पहाड़ियों में उन्हें कटवाकर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए उसके अंदर निवास स्थान किसने बनवाया? तो आप कहेंगे अशोक ने बनवाया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि उसके बाद एक और यहां पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ियां जो यहां पर रहती हैं कि नागार्जुन पहाड़ियां। कौन सी? नागार्जुन पहाड़ियां। तो जो नागार्जुन पहाड़ियों में जो गुफा का निर्माण करवाया है वो यहां पर दशरथ के द्वारा करवाया है। और दशरथ इनका पुत्र हुआ करता था। तो अशोक के पुत्र ने आप कहेंगे नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा बनवाकर उनमें लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कराई थी। जबकि आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि बराबर की पहाड़ियों में किस व्यक्ति ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के रुकने की व्यवस्था कराई थी, तब आप कहेंगे अशोक के द्वारा गुहालेख बनवाने का काम किया गया था। तो जो पहाड़ियों के अंदर उनको कटवाकर उनके अंदर रहने का निवास स्थान जो बनाते थे, उन्हीं को गुहालेख कहा जाता था। और इससे 2 लोगों का प्रश्न बनता है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं बताएगा कि कौन सा किसने बनवाया। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि नागार्जुन की पहाड़ियों में किसने गुहालेख बनवाने के काम किए? आप कहेंगे दशरथ, जो यहां पर अशोक का पुत्र हुआ करता था। या फिर बराबर की पहाड़ियों में पूछा जाएगा आजीवक संप्रदाय के लिए, तो आप कहेंगे यहां पर अशोक ने बनवाने का काम किया था। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी।
आएगा। जब बात करते हैं स्तूप के बारे में, तो देखिए स्तूप क्या होता है। वैसे तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरह से स्तूप बनाया जाता है, आपने देखा होगा इस तरह से स्तूप बनाया जाता है। इसके ऊपर झंडा, फ्लैग वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्तूप की आकृति होती है। और आप जानते होंगे सांची स्तूप अशोक से संबंध रखता है, इसके अलावा भरत स्तूप है। वैसे तो हम माने तो लगभग 84,000 स्तूप अशोक के संबंधित माने जाते हैं, अशोक से संबंध रखते हैं। लेकिन आप सांची और भरत स्तूप यहाँ पर दो प्रमुख रूप से याद रखेंगे। उसके अलावा होता था राजप्रसाद। देखिए पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभ वाला पत्थर एवं लकड़ियों से बना हुआ होता था राजप्रसाद। यह हुआ क्या करता था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। देखिए होता क्या था कि ऐसे बड़े बड़े पिलर बनाए जाते थे और उन पिलरों पर क्या किया जाता था, उन पिलरों पर यहां पर कुछ इस तरह से एक घर बनाया जाता था। उसका जो ये फ्लोर हुआ करता था नीचे वाला, ये यहां पर हुआ करता था लकड़ी का, और जो छत हुआ करती थी ये हुआ करती थी लकड़ी की। और जो यहां पर ये पिलर हुआ करते थे ये हुआ करते थे लोहे के। किसके? ये पिलर हुआ करते थे लोहे के। तो इसी को कहा जाता था राजप्रसाद। दरअसल ये महल का जो निर्माण कराया जाता था इसी को राजप्रसाद कहा जाता था। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए इतिहास के अंदर किस राजा का महल लकड़ी का हुआ करता था। तो दो ही राजा ऐसे हुए हैं जो कि यहां पर लकड़ी के महल में रहने का काम करते हैं। उनमें से एक कौन रहा है? एक यहां पर रहे हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य काल के अंतर्गत अगर राजप्रसादों की बात करें तो मौर्य काल के अंतर्गत ये राजप्रसाद बनवाने की भी परंपरा थी। और आप ध्यान रखेंगे कि एक शासक दिल्ली सल्तनत में भी हमने पढ़ा था जो लकड़ी के महल में ही दब के मर जाता है। और दिल्ली दूरस्थों का नारा उसके यहां दिल्ली से दिया जाता है और वह दिल्ली आने की कोशिश करता है और दिल्ली के बाहर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप दिमाग में रिकॉल कीजिएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा था दिल्ली सल्तनत का जो लकड़ी के महल में दबकर मर गया था। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो भी लकड़ी का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और आगे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार और क्या महत्वपूर्ण चीजों पर हमें बात करनी है। तो देखिए अगर लोक कला की बात करें मौर्य काल के अंतर्गत लोक कला कैसे विख्यात हुई, तो लोक कला का मतलब होता है, लोक से मतलब है कि सामान्य आम जन लोगों से, यानी लोग जो कला को विकसित करने का काम करते थे उसे यहां पर लोक कला कहने का काम कर दिया गया है। वैसे तो हम बात करें अगर यक्ष और यक्षिणी, क्या आप इसे कहेंगे यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो आम लोगों ने बनवाने का काम किया था उससे भी हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जिनसे ये पता चलता है कि आम जनमानस भी लोक कला को यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित करने की कोशिश करता था। उसके अलावा जो NBPW है जिससे आप क्या कह सकते हैं उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड जो देखने के लिए मिले हैं वह भी कला के यहाँ पर प्रतीक रहते हैं। और अशोक का धम्म के बारे में अगर हम बात करें तो सभी धर्मों का सार था। अशोक का धम्म जो था ये सभी धर्मों का सार था जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। प्यारे दोस्तों देखिए वैसे तो हम बात करें अशोक किस धर्म को अपनाने का काम करता है तो बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करता है। किसको? बौद्ध धर्म को अपनाने का काम करता है। लेकिन अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो धम्म के नाम से जाना जाता था और उसमें क्या था कि इसमें नैतिकता पर आधारित हुआ करता था। अशोक ने जो धर्म चलाया था वैसे तो बौद्ध धर्म का अनुयायी अशोक हुआ करता था लेकिन ये नैतिकता पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर अपने इसने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और ध्यान रखेंगे आप अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या क्या प्रयास किए हैं तो इन प्रयासों पर एक बार आप नजर डाल लीजिएगा। देखिए इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि इसने किस तरह से धर्म के प्रचार के लिए प्रयास किए थे। तो इसने क्या किया धर्म के प्रचार के लिए कि महेंद्र इसका पुत्र हुआ करता था और इसकी पुत्री हुआ करती थी संघमित्रा, यानी इसका पुत्र था महेंद्र और इसकी पुत्री हुआ करती थी संघमित्रा। इसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया और श्रीलंका में जो भेजा है वो धर्म प्रचार के लिए भेजा है। और श्रीलंका के अंतर्गत माना जाता है कि इसने अपने बेटे और बेटी को एक पीपल का पेड़ देकर श्रीलंका के राजा के पास भेजा था और श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। और जो आज भी श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म देखने के लिए मिलता है दरअसल अशोक के प्रयासों से ही यहां पर श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म जो उस समय प्रचार प्रसार किया गया था आज वही बौद्ध धर्म श्रीलंका के अंतर्गत भी चलता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? आप कहेंगे श्रीलंका के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजने का काम किया। वैसे इसने अपनी एक बेटी को नेपाल भी भेजने
देने का काम किया था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति भी प्रचार प्रसार के लिए करता है और शिलालेख लिखवाने का काम करता है, जो अभी हमने पढ़े थे। स्तूप भी इसने बनवाए, ये धर्म के प्रचार के लिए ही तो थे सब। स्तूप बनवाने का काम किया, स्तंभ बनवाने का काम किया। और इसने क्या किया धर्म के प्रचार के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसने धर्म यात्रा निकालने का काम किया। जैसे 10वें वर्ष इसने क्या किया था, बोध गया के लिए धर्म यात्रा निकाली थी। 20वें वर्ष रुम्मईदेई या फिर हम कह सकते हैं लुम्बिनी के लिए इसने धर्म यात्रा निकालने का काम किया था। इस व्यक्ति ने, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए आप कह सकते हैं जो यात्रा करने का काम किया है, ये गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ और सारनाथ से श्रावस्ती तक इस व्यक्ति ने धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो आपसे जो प्रश्न यहां पर पूछे जाने की संभावना रहेगी, जितना मैंने आपको बताने की कोशिश किया है उतना ही आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक बार नोट्स को रिकॉल कर लीजिएगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार आपके लिए होमवर्क होगा। जैसे मैंने आपको सांची का स्तूप बताया तो बच्चे वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि सांची का स्तूप है कहां। मैंने बताया अशोक ने बनवाया, लेकिन आप दिमाग लगाओ, एक बार गूगल करो और गूगल पर एक बार उस फोटो को देखो कि सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप कहां पर है और कैसा बना हुआ है। उस इमेज को आपको देखना होगा हर हाल में, क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं, तस्वीर जब तक किसी चीज की नहीं देखते, जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। एक बार जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कला से संबंधित, अशोक की हो या मौर्य काल की हो, आप उन्हें एक बार गूगल पर जाकर उनका फोटो जरूर देखिएगा कि आखिरकार वो सारी की सारी चीजें हैं कैसी। आप जिंदगी में कभी फिर उनको देखने के बाद भूल नहीं पाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।